दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है, उसको नहीं समझा है, तो आप उसको जाके समझ सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। मे बी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट के अंदर भी बताया हो, लेकिन हम इसी के साथ ही अपने आज के पार्ट की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे बताता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। कि भाई, जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो भी आपकी खेती का ही एक पार्ट होती है, जहाँ पर जो आपके खाद होते हैं हम उन खादों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके नेचुरली तरीके से बने हुए होते हैं, और उन्हीं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, और साथ ही जो हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स होते हैं हम उनका भी इस्तेमाल नहीं करते अपनी पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रकृति की इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं। अब चलो यार, हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग को, कि भाई कितने टाइप्स की आखिरकार जो हमारी खेती है वो रहती है। तो यहाँ पे बताता है, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। दीज आर सब्सिस्टेंसी फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। कि भाई, जो हमारी खेती है वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीक़ों से परफॉर्म की जाती है, और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि उस जगह की जो कंडीशंस है आखिरकार वो कैसी जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, साथ ही वहाँ की डिमांड कितनी है, इसमें लेबर कितनी चाहिए, कि क्या टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगर आपको हम मोटे तौर पर बताएं तो जो हमारी खेती होती है हम उसको दो मेन पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं। एक तो होती है आपकी सब्सिस्टेंसी फार्मिंग, और एक होती है आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये दो नए वर्ड्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी सब्सिस्टेंसी फार्मिंग को। यहाँ पे कहता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर फैमिली। ट्रेडिशनली low levels of technology and households labors are used to produce on small output. Subsistency farming can be further classified as the intensive subsistency and प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग। अब देखो यार, यहाँ पे आप सभी को बेसिकली क्या चीज़ समझाता है। कहता है कि सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि हमारी जो खेती है वो कितनी टाइप की रहती है। हमने उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो होती है हमारी सब्सिस्टेंसी और एक होती है हमारी कॉमर्शियल। तो यहाँ पे अब बताते हैं कि जो सब्सिस्टेंसी फार्मिंग होती है वो बेसिकली क्या होती है। तो कहते हैं कि जो किसान अपने खेत में उगाता है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि उसने गेहूँ उगाए अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम सब्सिस्टेंसी फार्मिंग बोल देते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी सब्सिस्टेंसी फार्मिंग होती है वो भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड यहाँ पे कर रखी है। एक तो इन लोगों ने इंटेंसिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग के अंदर बांट रखी है, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी मतलब कि परमिटिव के अंदर इन लोगों ने बांट रखी है। उसी के साथ में अब यहाँ पे आप सभी को कहता है, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग एग्रीकल्चर द फार्मर cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large numbers of days with sunshine and fertile soil permits growing of more than one crops annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of the south, southeast and the east एशिया। अब यार, यहाँ पे आप सभी को बेसिकली क्या बताता है। कहते हैं कि देखो, जो आपकी सब्सिस्टेंसी फार्मिंग थी हमने उसको दो पार्ट्स के अंदर बांटा था। अभी मैंने आपको बताया कौन से पार्ट के अंदर बांटा। एक तो बांटा आपकी परमिटिव और एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि जो है आपकी इंटेंसिव वाली फार्मिंग रहती है ना, इसके अंदर किसान के पास एक छोटी सी ज़मीन होती है जिसके ऊपर वो अपनी खेती करता है। अपने छोटे मोटे जो उसके टूल्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आपकी खुरपी वगैरह का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो उस तरीके से वो अपनी खेती करता है। और आपकी जो बारिश आती है, बादल आते हैं, उनकी बारिश के ऊपर वो डिपेंड होती है उस किसान की सारी खेती, और इस तरीके से वो यहाँ पर अपनी फसलों को उगाता है। और कहते हैं कि इस टाइप की खेती आपकी उन रीजन्स के अंदर करी जाती है जहाँ पर आपकी
बारिश ठीक ठाक होती है, और भी बाकी जो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स होती हैं वो भी ठीक ठाक वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे यहाँ पे जो किसान है वो आपकी साल में एक फसल या एक से ज़्यादा फसल उगाता है। यहाँ पे बताते हैं कि चावल तो उसकी मेन फसल होती ही है, लेकिन उसके साथ में अगर मानसून साथ दे, बाकी चीज़ ठीक रहे, तो वो कई बार गेहूँ उगा लेता है, दाल उगा लेता है, कोई ऑयल सीड उगा लेता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। अब यहाँ पे बताता है कि इस टाइप की जो खेती है आपके वर्ल्ड के जो साउथ पार्ट है, जहाँ पे मानसून ज़्यादा होता है, साउथ ईस्ट पार्ट है, आपका ईस्ट एशिया का पार्ट हो गया, वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। उसी के साथ में अब बारी आती है हमारी परमिटिव फार्मिंग को समझने की। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है परमिटिव सबसिस्टेंसी एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. There are the areas of the heavy rainfall and quickly regenerations of vegetations. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes then mixed with the soils and crops like crops like maize, yam, potatoes, kashwas are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and cultivators move to a new plot. Shifting cultivation is known as slash and burn agriculture. तो यार देखो, अब यहाँ पे आप सभी को क्या बातें समझाता है। देखो, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो आपकी खेती होती है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिपेंड करती है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कैसी वहाँ की आपकी कंडीशंस हैं, कैसी टेक्नोलॉजी किसान यूज़ करता है, कितनी लेबर वहाँ पे चाहिए रही होती है, और किस टाइप की वहाँ पे डिमांड है फसलों की। उसी के साथ में फिर हमने आगे जाके पढ़ा कि जो हमारी खेती होती है बेसिकली हम उसको मोटे तौर पर दो भागों के अंदर बांट देते हैं। किस किस के अंदर बांटते हैं, हम जल्दी बताओ आप। एक तो होती है हमारी सब्सिस्टेंसी फार्मिंग, एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। इसको हमने अभी तक स्टडी ही नहीं किया, जो कि हम आगे करने वाले। अब सब्सिस्टेंसी को हमने स्टडी किया है, ये कौन सी वाली होती है, जो किसान आपका फार्मर उगाता है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने स्टडी किया कि जो हमारी सब्सिस्टेंसी फार्मिंग होती है वो भी दो टाइप की होती है। वो कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी इंटेंसिव और एक होती है आपकी परमिटिव। अब हमने इंटेंसिव को स्टडी कर लिया कि वो किसान छोटे प्लॉट के ऊपर अपना काम करता है, लेकिन परमिटिव को अब आपको यहाँ पे समझाते हुए बताता है कि इसके अंदर बेसिकली जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको वो लोग प्रैक्टिस करती हैं। अब चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ। मानो यार ये इतनी सारी आपकी ज़मीन थी, ठीक है। अब इस ज़मीन के ऊपर आपके पेड़ उगे हुए थे, बहुत सारे पेड़ थे। ये लो सर, मतलब ये सारे पेड़ ही पेड़ आपके उग रखे हैं, ठीक है। ये जो रेड रेड पार्ट है इसको पेड़ मान लो। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया था ना छोटा सा प्लॉट, अब इतना प्लॉट के जितने पेड़ थे इन लोगों ने उन पेड़ों को काट दिया, फिर जला दिया, मतलब कि इस लैंड को बिल्कुल क्लियर कर लिया अपनी खेती के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने खेती की, फिर कुछ दिनों के बाद ये लोग यहाँ से कहीं और चले गए और वहाँ की लैंड को क्लियर करने लगे और वहाँ पे खेती की, और इस ज़मीन को फिर वो ऐसे ही छोड़ देंगे, दोबारा से उसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसके अंदर लौट आए इसके लिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी खेती होती है उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि ये आपके वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, जैसे कि आपकी अमेज़न बेसिन हो गई, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, उसी के साथ में आपके साउथ ईस्ट एशिया की कुछ पार्ट हो गए, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि यार ये जो आपके रीजन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे बहुत सारी आपकी मिक्स्ड टाइप की खेती भी करी जाती है, जैसे कि कई बार लोग आपके साथ में पोटैटो हो गया, काशवा हो गया, मेज हो गया, इन सभी को भी आपकी उगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है कि जैसे ही आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, वैसे ही दूसरी जगह पे जाके दूसरे प्लॉट को, मतलब कि वहाँ के पेड़ों को जला के उस लैंड को अपने लिए बना लेती हैं और उसको ऐसे ही खाली छोड़ देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताता है इसी वजह से हम इस वाली खेती को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि पहले काटो फिर जला दो और फिर अपनी खेती करो। ठीक है ना। उसी के साथ अब डू यू नो के अंदर आप सभी को समझाता है और कहता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको हम दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जूमिंग बताता है, हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूमिंग बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं जूमिंग, हमारे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है जी। फिर हम इसको मिलापा बोलते हैं मैक्सिको के अंदर, रोका बोलते हैं ब्राज़ील के अंदर। ये जो सभी नाम हैं ये आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही हैं। ठीक है जी।
उसी के साथ में अब आप और भी नाम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि एक नाम आपको यहाँ पे भी दे रखा है। फिर यहाँ पे अब आपको बताता है नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन दी semi-arid and arid region of the Sahara and the Central Asia and some parts of India like the Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. Along defined routes, these type of movements arise in response to climate constraints and train. Sheep, camel, yak and goats are most common reared. They are provided milk, meat, wool, hides and other product to be herds and their families. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपकी नोमैडिक हर्डिंग होती है, यानी कि आपके घूमते घूमते आपके पशुओं का पालन करना, ये भी आपके हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। फिर बताते हैं कि ये बेसिकली जहाँ पे आपकी कम बारिश होती है या फिर थोड़ा सूखे टाइप का क्षेत्र होता है, वहाँ पे करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है, आप सभी को भी पता होगा कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो कम होंगे, तो जानवरों के पास खाने के लिए जो चारा होता है वो भी कम होगा। ठीक है। और बहुत बार होता है क्या कि अगर हम बात करें जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर रीजन की, तो वहाँ पे आप सभी को पता है कि बहुत सारी बर्फ़ पड़ जाती है आपके सर्दियों के टाइम पे, तो इसका मतलब वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लोगों को वहाँ से हिमाचल की तरफ मूव करना पड़ता है। तो कुछ ये रीजन्स भी होते हैं कि हमारा जो वहाँ का मतलब क्लाइमेट है वो ऐसा हो चुका है कि लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ रहा है, और कुछ वहाँ पे मतलब कि सूखा है इसलिए वहाँ से लोगों को मूव करना पड़ रहा है। तो कुछ इस वजह से जो लोग होते हैं अपने जानवरों के साथ में वो चलते हैं और साथ में उनको पालते हैं, जो भी वहाँ पे रास्ते में उनको चीज़ें खिलाने के लिए उनको मिलती हैं उसको एज अ चारा इस्तेमाल करते हैं और उनको खिलाते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि बदले में जो जानवर होते हैं उनको उनकी स्किन लेते हैं उससे, जैसे कि आपको पता होगा हम गोट की स्किन से आपकी वूल वगैरह बनाते हैं, मीट उनको उनसे मिलता है, और जो मिल्क होता है और मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं वो सभी उनको मिलते हैं। इससे उनका जो परिवार होता है वो चलता है और मतलब कि वो अपनी जीविका को चला पाते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये पार्ट भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अब बारी आती है हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग को स्टडी करने की। हमने क्या स्टडी किया था, हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फटाफट से रिकॉल करते हैं, मेरे साथ करो आप भी। उसी के साथ ये दो पार्ट्स के अंदर हम इसको मोटे तौर पे बांट देते हैं, सब्सिस्टेंसी और कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंसी को हम दो पार्ट के अंदर बांट देते हैं, कौन से, परमिटिव और इंटेंसिव। हाँ, उसके साथ में जो कॉमर्शियल फार्मिंग थी उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले, और बीच में हमने यहाँ पे कहीं स्टडी किया नोमैडिक हर्डिंग को। ठीक है जी, अब चलो कॉमर्शियल को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन दी मार्केट। कि भाई जो हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है वहाँ पे हम फसलों को उगाते हैं, साथ ही जानवरों को पालते हैं, किस लिए, मार्केट में बेचने के लिए। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। कि भाई इसके अंदर जिस भूमि के ऊपर हम खेती करते हैं या फिर जो भी हम पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, हम कैपिटल के अंदर आपकी मशीनरी भी आती है, पैसा भी आता है, उसी के साथ में हमारी जो नॉलेज होती है वो भी आती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो भी आती है, मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कैपिटल की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लगाते हैं बहुत बड़े स्केल के ऊपर, तब जाके हम उसको मार्केट के लिए तैयार कर पाते हैं। Most of the work is done by machine. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. अब यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है आपकी मशीनें करती हैं, और जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है उसको मतलब कि कॉमर्शियल ग्रेन्स मिक्स करी जाती हैं हमारे यहाँ पे, और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे शुगर केन की प्लांटेशन देख सकते हैं। अब प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, मे भी आपके माइंड में ना आ रहा तो मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे कि हमारा एक खेत है, यहाँ पे मानो लोगों ने गन्ना बो रखा है, और अगले खेत में हमारे में चावल है, तो ये प्लांटेशन नहीं होगा। प्लांटेशन कब होगा कि मानो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है और इस यहाँ पे मतलब 4 ही खेत लगा लो आप, मतलब इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे सभी के अंदर आपका गन्ना बो रखा है, तो ये आपका पूरा गन्ने का क्या होगा, प्लांटेशन होगा। ठीक है जी, और ये सभी आपका कॉमर्शियली तौर पे है, ये भी ध्यान रखना। उसी के साथ में आपको कहता है इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। वीट एंड मेज आर द कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। कि भाई जो आपकी कॉमर्शियल ग्रेन्स होती हैं, यहाँ पे आपकी जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं बेचने के नज़रिए से, और यहाँ पे आपका जो वीट होता है और मेज होता है, ये दो आपकी सबसे मेन जो कमर्शियल ग्रेन्स हैं उनके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब बताता है मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन्स इन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड एज दी
are temperate grasslands of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated with large farms and spread over hundreds of hectares. Several winters restrict the ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब यहाँ पे बताता है ये चीज़ें भी हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, जैसे हमारे नॉर्थ अमेरिका को ले लो, आप यूरोप को ले लो, एशिया को ले लो। और यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि किसी रीजन के ऊपर तो हम एक से ज़्यादा फसलें उगा लेते हैं साल में, किसी के ऊपर से हम सिर्फ एक ही उगा पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो बदल जाती हैं। ठीक है जी। उसी के साथ अब यहाँ पे चलो आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पे कहता है इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड्स एंड फूडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। कि भाई जो हमारी मिक्स्ड फार्मिंग होती है वहाँ पे बेसिकली हम हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे फूड को उगाने के लिए जो कि हमारी मतलब कि जानवर होते हैं उनके लिए काम आए। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे कुछ जगहों के आपको नाम बता रखे हैं जहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। फिर बताता है प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, सुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। कि भाई जो आपकी प्लांटेशन होती है वो बेसिकली एक टाइप की आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है जहाँ पे हम एक ही तरह की फसल को बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, जैसे कि आपकी चाय की हो गई, कॉफ़ी की हो गई, गन्ने की हो गई, कैश्यू की हो गई, रबर की हो गई, बनाना की हो गई, कॉटन की हो गई। ठीक है, और वही बात मैंने आपको भी पीछे समझाई थी। फिर कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। कि भाई इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की यहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसी के साथ में हमारे बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स भी यहाँ पे होने चाहिए। उसी के साथ में आपने अभी पीछे पिक्चर देखी होगी, बाकी मैं दोबारा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, ये पिक्चर यहाँ पे आपकी बनाना उगा रखे हैं इन लोगों ने, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि बनाना की आपकी प्लांटेशन है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। कि जो आपकी यहाँ पे प्लांटेशंस है ना बेसिकली वो आपकी ट्रॉपिकल रीजन्स पे हमें वर्ल्ड के देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके आपको बताएं तो आप मलेशिया का ले लीजिए, वहाँ पे रबर उगाई जाती है। ब्राज़ील का ले लीजिए, वहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। हमारे इंडिया में चाय उगाई जाती है, आप सभी को पता ही होगा। उसी के साथ में चलो यार अब आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड कंपनीज आर wheat, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इम्पोर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बताता है कि भाई देखो हमारी जो जनसंख्या है वो भी बहुत सारी बढ़ती चली जा रही है, आप सभी को पता होगा, और जो हमारी इंडस्ट्रियां हैं वो भी बहुत सारी बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारी बढ़ ही रही हैं, उसी के साथ में जो हमारी मतलब कि कॉटन की इंडस्ट्री है और भी बहुत सारी जगह चीज़ों में हमें जरूरत पड़ती है हमारी एग्रो बेस्ड चीज़ों की, तो वो भी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब पॉपुलेशन को क्या चाहिए आप सभी को पता है, इसको चाहिए फूड। अब ये जो इंडस्ट्री है इनको क्या चाहिए, अब मान लो ये कॉटन की इंडस्ट्री है, आपको इसको चाहिए आपका कॉटन बॉल्स। तो यहाँ पे आपकी जो ज़मीन है वो तो लिमिटेड है ना, इसको इसके फूड के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है, इंडस्ट्रीज को भी देना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताता है इसलिए जो हमारी बेसिकली हम यहाँ पे फसलें उगाते हैं उसके अंदर हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, हम इनको रखते हैं। अब यहाँ पे आपको चावल के बारे में बताता है, राइस के बारे में, और कहता है कि राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कि जो हमारे चावल हैं वो हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब मेजर क्रॉप हम उसको मानते हैं। उसी के साथ में यार ये हमारी मतलब की तरह से बेसिक डाइट हम इसको कह सकते हैं। जो लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर रहते हैं वो बेसिकली सभी चावल खाते हैं। अब यहाँ पे बताता है कि राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। की जो हमारे चावल हैं उसको उगने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा उसको नमी चाहिए रहती है और मतलब बारिश चाहिए होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सोइल्स विच कैन रिटेन वाटर। और यहाँ पे बताता है कि ये जो हमारी क्ले वाली मिट्टी होती है वहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से उग पाता है, और वहाँ पे उस मिट्टी की मतलब कि एक ख़ास बात ये होती है कि वो आपके पानी को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर सकती है।
फिर बताता है चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, कि सबसे ज़्यादा जो चावल आपके उगाता है वो चाइना उगाता है, उसके बाद हमारे इंडिया की बारी आती है, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट। ठीक है। फिर कहता है इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टू दी थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, कि अगर हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वातावरण है वो साथ दे और हमारी अच्छी बारिश हो, तो जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का रीजन है वहाँ पे हम 3 फसलें तक उगा लेते हैं एक साल के अंदर। ठीक है ना, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका चावल है किस तरीके से यहाँ पे उगाया जाता है। मिनट हाँ मैं रख लेता हूँ। ये देखो यार, ऐसे आपके चावल को ये लोग मतलब लगाते हैं। उसी के साथ में अब आपको बताता है वीट के बारे में, आपके गेहूं के बारे में। कहता है वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन्स, कि जब आपका वीट ग्रो कर रहा है उस टाइम पे उसको मतलब कि ठीक ठाक आपका टेम्परेचर चाहिए, साथ ही जो आपकी बारिश है वो भी ठीक ठाक हो तो चल जाएगा। फिर बताता है कि ब्राइट सनशाइन की, यानी कि जो आपकी सूरज की धूप है वो थोड़ी उसको तेज चाहिए रहती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब उसकी कटाई होती है उस टाइम पे। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी सबसे अच्छी लोमी सोइल होती है ना, वहाँ पे सबसे अच्छी इसकी पैदावार होती है। फिर कहते हैं वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, की जो आपके चावल की खेती है वो बेसिकली आपकी जो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे करी जाती है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, कि भाई जो हमारे चावल हैं हम इंडिया के अंदर इसको सर्दियों के टाइम पे मतलब अपना लगाते हैं अपने खेतों के अंदर, मतलब कि सोइंग करना इसकी हम स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे मिलेट्स के बारे में बताते हैं। कहते हैं दे आर ऑल्सो ग्रोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल, कि जो आपकी मिलेट्स होती है ये आपकी थोड़ी मतलब कि खुरदरी टाइप की ग्रेन होती है, और इसको हम आपकी मतलब कि जो कम उपजाऊ ज़मीन होती है और मतलब कि थोड़ी मिट्टी जैसे सैंड टाइप की, मतलब कि मोटे मोटे कंकड़ वाली आपकी जो मिट्टी होती है वहाँ पे हम इसको उगा सकते हैं। फिर बताता है इट इज़ हार्डी क्रॉप्स दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, कि भाई ये जो आपकी फसल होती है इसको बहुत ही कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई मतलब कि इसका जो तापमान इसको चाहिए होता है वो भी आपका हाई से मतलब मॉडरेट सा ही रहता है, और साथ ही यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो तो काम चल जाता है। फिर बताता है आपको ज्वार हो गई, आपकी बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये भी हमारे इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं। और यहाँ पे बताता है कि अदर कंट्रीज़ नाइजीर, चाइना एंड नाइजेरिया एंड नाइगर, कि कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं, उनके नेम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद ये देखिए आप, आपका जो बाजरा है कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। फिर यहाँ पे बारी आती है आपकी मेज की। यहाँ पे कहते हैं कि मेज रिक्वायर्स, एक मिनट, हाँ, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, की जो आपकी मेज की फसल है उसको मतलब कि एक ठीक ठाक बीच का टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही यहाँ पे जो बारिश है एंड लोड्स ऑफ सनशाइन, उसको मतलब कि बारिश की भी ज़रूरत पड़ती है और आपकी मतलब सूरज की धूप की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर कहता है इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंचाई वाली उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। फिर कहते हैं मेज़ इज़ ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, इंडिया एंड मेक्सिको। अब ये कुछ देश हैं जहाँ पे आपकी मेज को उगाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं आपकी मेज किस टाइप की दिखाई देती है। अब यार डू यू नो के अंदर आप सभी को यहाँ पे फैक्ट बताते हैं और कहता है मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न, कि जो आपकी मेज़ होती है हम उसको कॉर्न भी बोलते हैं। अरे अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मेज़ क्या, तो मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा ना, वो आपका भुट्टा होता है जिसे उसके ऊपर येलो येलो ऐसे होती हैं, जिसके आपके पॉपकॉर्न्स बनते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पे बेसिकली मेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप सभी को कहते हैं वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, की जो आपकी मेज है उसकी अलग अलग टाइप की वैरायटी हम लोगों को आपके वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कॉटन के बारे में बताता है और कहता है कि कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, कि भाई जो आपकी मतलब कि कॉटन की खेती होती है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही यहाँ पे आपकी बिल्कुल कम बारिश होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको बताता है कि भाई
आपकी यहाँ पे जो सूरज की धूप होती है वो भी यहाँ पे तेज चाहिए होती है इसको इसकी ग्रोथ के टाइम पे। फिर बताता है दी इट ग्रोज बेल्ट ऑन द ब्लैक एलुवियल सोयल। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग producers of the cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry। अभी हमें बताता है कि कुछ जो देश हैं जिसको सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं उनके नेम आपको यहाँ पे बता रखे हैं। फिर आपको बताता है कि जो हमारी मतलब कॉटन टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री होती है उनका ये रॉ मटेरियल होता है, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड बन जाती है। ठीक है जी। तो यार अब हमारे आज के इस पार्ट को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप यहीं तक समझिए। कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, समझिए। कुछ डाउट तब भी आपको आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पे आपको सभी मेरे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडियाज़ की। वहाँ पे आप मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं फॉलो करने की नहीं कह रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन पूछने की कह रहा हूँ। उसी के साथ में यार अगर आपका कोई और डाउट है वहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते तो आप मेरे को कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे आप चूज़ करिए, आपके पूरी आज़ादी है। ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड यार अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि यार उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।